गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए निकाली थी। तो गॉस लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे हम। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हमने पढ़ ली थी जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी। इसके बाद सेकंड एप्लीकेशन लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। आज हमें फिर से गॉस लॉ को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल के लिए। हम एक स्फेरिकल सेल लेंगे जो थिन होगी। थिन का मतलब है कि उसकी जो मोटाई है वो बहुत ही कम होगी। वैसे हम एक स्फेरिकल सेल की बात करें तो उसकी अंदरूनी रेडियस अलग होता है, मतलब इंटरनल रेडियस अलग होगा और एक्सटर्नल रेडियस अलग होगा। अगर उसकी मोटाई कम होगी, जैसे एक फुटबॉल है और एक गुब्बारा है, गुब्बारे की मोटाई कम होती है, तो कम होती है तो हम इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस को लगभग सेम मान सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्फेरिकल सेल है वो बहुत ही थिन स्फेरिकल सेल है। इसका मतलब हम उसके लिए इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस अलग अलग नहीं मानेंगे, बल्कि एक ही रेडियस मानेंगे। तो हमारे पास एक थिन स्फेरिकल सेल है, उसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो निकालने के लिए देखें, सबसे पहले हमने मान लिया कि लेट अस कंसीडर ए थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस कैपिटल R। लेट ए चार्ज प्लस Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द सेल। ये कहता है कि हमने एक थिन स्फेरिकल सेल मानी है जिसका रेडियस कैपिटल R है और उसको हमने प्लस कैपिटल Q जितना चार्ज दिया और वो चार्ज पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली फैल गया। लेट P बी द पॉइंट एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर O ऑफ द सेल। हमने मान लिया कि P हमारे पास कोई पॉइंट है जो सेल के सेंटर O से R डिस्टेंस पर है। तो स्मॉल r क्या है? स्फेरिकल सेल के सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस। वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी डिटरमाइंड, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। देयर आर 3 केसेस। 3 केसेस क्या हैं स्टूडेंट्स? जो आपका स्फेरिकल सेल है, चार्ज उसके सिर्फ सरफेस पे फैला हुआ है। आगे पढ़ाएंगे कि जब हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो सारा चार्ज उस कंडक्टर के सरफेस पे फैल जाता है, उसके अंदर चार्ज नहीं जाता। आगे पढ़ेंगे क्यों नहीं जाता, अभी दिमाग में रख लेंगे। तो चार्ज दिया तो सारा चार्ज कहाँ फैल गया? उस सरफेस के ऊपर फैल गया स्फेरिकल सेल के। यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये जो सॉलिड आपको नज़र आ रहा है ये स्फेरिकल सेल ये है, सेंटर O है और रेडियस इसका कैपिटल R है। तो जो P पॉइंट हम कह रहे हैं जहाँ फील्ड निकालना है, 3 केस हो सकते हैं। पहला वो पॉइंट हो सकता है उस स्फेरिकल सेल के आउटसाइड, दूसरा वो पॉइंट हो सकता है इनसाइड, और तीसरा वो पॉइंट हो सकता है मान लीजिए ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल या वेरी क्लोज टू द स्फेरिकल सेल हो सकता है। तो बारी बारी बात करते हैं। पहला पॉइंट हमारा व्हेन द पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सेल। जो हमारा P पॉइंट है मान लीजिए वो सेल के आउटसाइड है, तो इस केस में डेफिनेटली जो स्मॉल r है वो ग्रेटर देन R होगा। देखो कैपिटल R क्या है? स्फेरिकल सेल का रेडियस है। स्मॉल r क्या है? P पॉइंट की डिस्टेंस स्फेरिकल सेल के सेंटर से। तो सेंटर से पॉइंट की दूरी अगर रेडियस से ज़्यादा होगी तभी वो आपका जो पॉइंट है वो उस स्फेरिकल सेल के आउटसाइड होगा। तो बिकॉज द पॉइंट इज आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, सो वी कैन से दैट स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो अब सिचुएशन हो गई, यहाँ पे आपका ये स्फेरिकल सेल है जिसका सेंटर O है, रेडियस कैपिटल R है, प्लस Q चार्ज इस स्फेरिकल सेल के सरफेस पे यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, और हमारे पास एक पॉइंट है P जिसकी सेंटर से दूरी है स्मॉल r है, और ये स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा है, इसलिए पॉइंट है वो स्फेरिकल सेल के आउटसाइड है। तो यहाँ पे फील्ड निकालने के लिए फिर से हम लोग गॉस लॉ यूज़ करेंगे। गॉस लॉ यूज़ करने के लिए आप जानते हो सबसे पहले हम स्फेरिकल कोई भी गॉसियन सरफेस मानते हैं, फिर उस गॉसियन सरफेस के थ्रू 2 चीज़ें निकालते हैं, एक तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स
और दूसरा उसके अंदर टोटल चार्ज जो उस क्लोज सरफेस के अंदर है। तो हमने यहाँ पे मानना है क्योंकि सिंगल चार्ज है, तो लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हैविंग सेंटर एट पॉइंट ओ एंड रेडियस इक्वल टू स्मॉल आर। ये जो डॉटेड दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, ये ड्राइंग की कमजोरी की वजह से ये बहुत अच्छा स्पेयर सा नज़र नहीं आ रहा, बट एक्चुअली इट इज़ स्पेयर, है ना। आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप इसको अच्छे से स्पेयर बनाएंगे। ओ को सेंटर मानते हुए और स्मॉल आर को रेडियस मानते हुए हमने एक स्पेयर ड्रॉ कर दिया, तो डेफिनेटली जो हमारा पी पॉइंट है वो स्पेयर के सरफेस पे आ जाएगा। तो दिस स्पेयर विल बिहेव एज द गॉसियन सरफेस। तो अब क्या करेंगे, इस गॉसियन सरफेस पे हम सबसे पहले एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लेंगे, मान लो डी एस इज़ द स्मॉल एरिया एलिमेंट। फिर इस पी पॉइंट पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखेंगे तो वो होगी परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो ये डी एस वेक्टर हो गया। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखेंगे तो +1 चार्ज इमेजिन किया, ये पॉजिटिव उस +1 को रिपेल करेगा, तो फील्ड की डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो जाएगी। फील्ड की डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड है और जो आपका एरिया वेक्टर उसकी डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, यानी ई वेक्टर और डी एस वेक्टर दे आर इन द सेम डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे निकालते हैं पहले गॉस लॉ लगाने के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर और गॉसियन सरफेस। जो हमारा स्फीयर है, कंफ्यूज मत होना क्योंकि यहाँ पे दो स्फीयर हैं, एक तो स्फेरिकल सेल है जिस पे चार्ज है और दूसरा वो स्फीयर है जिसे हमने गॉसियन सरफेस मानना है, तो उसके थ्रू निकालेंगे। तो यहाँ पे ई डॉट डी एस का ये इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे। यहाँ फिगर में साफ दिख रहा है कि ई वेक्टर और डी एस वेक्टर दे आर इन द सेम डायरेक्शन, तो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर को लिखोगे तो ये आ जाएगा ई डी एस कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है और ई का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। बताया था बार बार कि गॉसियन सरफेस ऐसा मानते हैं कि उसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होती है, तो ई बाहर आ जाएगा। इस इंटीग्रेशन का जो नतीजा आता है वो आता है उस सरफेस के एरिया के बराबर जिस सरफेस का छोटा सा पार्ट है ये डी एस। तो डी एस की सरफेस का छोटा सा पार्ट है, स्फेयर का छोटा सा पार्ट है, तो इस इंटीग्रेशन का जो नतीजा आएगा वो उस स्फेयर का एरिया आएगा। तो ई बाहर था ही, इंटीग्रेशन की जगह आ जाएगा 4πr²। तो इस तरह से हमने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फेयर निकाल लिया। अब आप ध्यान से देखें तो ये जो चार्ज है ये इस स्फेरिकल सेल के तो सरफेस पे है, पर सारा का सारा चार्ज इस स्फेयर के अंदर है जिसे हमने गॉसियन सरफेस मानना है। तो यहाँ से चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस लिखेंगे तो कैपिटल क्या हुआ जाएगा। नाउ यूजिंग दीज वैल्यूज इन गॉस लॉ, लेफ्ट साइड में तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फेयर लिख देंगे ई गुणा 4πr² और राइट हैंड साइड में आता है 1/4πε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो टोटल चार्ज यहाँ निकला कैपिटल क्या हो, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आप 4πr² देखो ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ई की वैल्यू आ गई 1/4πε0 क्या हुआ अपॉन r²। दैट इज़ यहाँ से अगर हम देखें तो 1/4πε0 कांस्टेंट है, कैपिटल क्या भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से व्हेन p लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल सेल या स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R होगा, देन E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यानी जैसे जैसे स्फेरिकल सेल के बाहर किसी भी पॉइंट को हम दूर लेके जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। स्टूडेंट्स एक बात और नोट करने लायक है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वही फार्मूला आया जो तब आता है अगर हम सारे के सारे चार्ज को सरफेस की बजाय सेंटर पर मान लेते। तो इस सिचुएशन की भी हम बात करेंगे बाद में कि जो अगर पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल सेल है तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो बिल्कुल उसी तरह से आता है कि मानो कि उसका चार्ज हमने उसके सेंटर पर इमेजिन करके इफ़ेक्ट निकाला हो। ठीक है, बाकी के जो हमारे एक दो पॉइंट्स और हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।